ओके जी, सो वी आर इन वीक 15 और सबसे पहले इस वीक का कंटेंट देख लें। वो ये है कि हमने इस वीक में डिज़ाइन पैटर्न्स को स्टडी करना है। देखते हैं अभी सबसे पहले कि व्हाट आर डिज़ाइन पैटर्न्स हैं क्या, क्या इसकी मोटिवेशन है, और फिर हम डिफरेंट बहुत से डिज़ाइन पैटर्न्स हैं। अभी एक आपको बताऊंगा कि एक बुक है गैंग ऑफ 4 की, तो उसमें 23 डिज़ाइन पैटर्न्स हैं। तो सारे तो हम नहीं कर सकते, so, वो अलग से कोर्स हो तो फिर वो सारे डिज़ाइन पैटर्न्स हो सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे जितने हमसे अभी डिज़ाइन पैटर्न्स हो सकते हैं। देखता हूँ इन 4 क्लासेस में कितने पैटर्न्स होते हैं। 8-10 तो हो ही जाएंगे। जो अगर थोड़े रह गए तो शायद जो हमसे रह गए, तो अगर मेरे पास जो रिकॉर्डेड लेक्चर है उसमें हुए तो एक पैटर्न क्लास में करना हो सका तो फिर वो वहाँ से आप लोग कर लोगे, वो फिर हम उसको बाद में डिसाइड करेंगे। अच्छा जी, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पैटर्न्स। सबसे पहली बात डिज़ाइन पैटर्न्स के बारे में कि जो यहाँ पे जो 2 स्टेटमेंट्स लिखी हैं उसमें ये लिखा है कि एक अच्छे डिज़ाइनर या प्रोग्रामर के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि उसे ऑब्जेक्ट रिलेटेड कंसेप्ट्स का पता हो। ठीक है, जो अभी तक आपने पढ़े ऑब्जेक्ट रिलेटेड कंसेप्ट्स, ठीक है, ये काफ़ी नहीं है। अच्छे डिज़ाइनर के लिए या इवन प्रोग्रामर के लिए ये ज़रूरी है कि उसे डिज़ाइन पैटर्न्स का पता हो। अब डिज़ाइन पैटर्न्स से, या जब भी डिज़ाइन पैटर्न का वर्ड माइंड में आए, ठीक है, तो आप देखिए पैटर्न के लिटरल मीनिंग पे आप ज़रा गौर करें। तो पैटर्न का लिटरल मीनिंग क्या है? काम करने का एक तरीका, वे टू डू समथिंग। ठीक है, कोई काम करते उसका एक पैटर्न होता है। तो यहाँ पे भी डिज़ाइन पैटर्न्स में भी आपको जो डिफरेंट पैटर्न्स बताए जाएंगे, उसका मकसद यही है कि मतलब हर पैटर्न जो आपको बताया जाएगा उसका कोई ऑब्जेक्टिव होगा। अगर हम किसी पैटर्न को स्टडी करेंगे ना, तो हम उसमें 2 चीज़ें स्टडी करेंगे कि ये अगर पैटर्न हम पढ़ रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम थी और क्या सॉल्यूशन। तो हर डिज़ाइन पैटर्न में आपको 2 चीज़ें नज़र आएंगी, एक प्रॉब्लम, एक सॉल्यूशन। तो पहले हम एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे कि भाई ये मसला है और ये डिज़ाइन पैटर्न उसका सॉल्यूशन देता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जितने हम डिज़ाइन पैटर्न्स देखेंगे तो उनका जो ऑब्जेक्टिव होगा वो आपके पास होगा डिज़ाइन क्वालिटी। ठीक है, हम जितने भी पैटर्न्स देखेंगे तो पैटर्न्स का जो ऑब्जेक्टिव होगा वो ये होगा कि डिज़ाइन क्वालिटी को इम्प्रूव करना। ठीक है, डिज़ाइन क्वालिटी को इम्प्रूव करने से मतलब ये है कि हमारे पैटर्न्स हमें ये बताएंगे, अगर हम किसी पैटर्न्स को यूज़ करते हैं तो वो पैटर्न हमें ये बताएगा कि कैसे हम कपलिंग को कम कर सकते हैं। जैसे प्रिंसिपल्स में हमने देखा था, ठीक है, तो यहाँ पे भी ये कि कैसे हम कपलिंग को कम कर सकते हैं। कपलिंग कम कर ली तो रीयूजेबिलिटी बढ़ गई, कपलिंग कम कर ली तो कम्प्लेक्सिटी कम हो गई। कपलिंग आपने डिज़ाइन में कम कर ली तो आपका डिज़ाइन की मेंटेनेबिलिटी जो इंडेक्स है वो बढ़ जाएगी, मतलब ज़्यादा मेंटेनेबल हो जाएगा, ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम पैटर्न्स में देखेंगे। ठीक है, अच्छा जी, फिर आगे मज़ीद कुछ बात करते हैं पैटर्न्स पे। तो पैटर्न्स ये हैं कि आपके पास जो आपका डिज़ाइन है एंड देन इम्प्लीमेंटेशन, और डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन के बीच में ये जो पैटर्न है, वो जो गैप है, वो ये पैटर्न आपका क्या करता है, कम करता है। ठीक है, हमने कोई डिज़ाइन है उसको इम्प्लीमेंट करना है, तो हम वो डिज़ाइन किसी पैटर्न को फॉलो करते हुए क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, मींस अगर मैं लो लेवल डिज़ाइन की बात करूँ तो लो लेवल डिज़ाइन आपको पता है कि उसमें आपके पास क्लासेस का स्ट्रक्चर, तो उसमें हम किसी न किसी पैटर्न को इनकॉर्पोरेट करेंगे। ठीक है, हम 1 बाय 1 डिफरेंट पैटर्न्स को देखेंगे और देखेंगे कि भाई इस पैटर्न से हमें पता क्या चलता है। 2 चीज़ें पता चलेंगी, एक प्रॉब्लम, एक सॉल्यूशन, कि अगर किसी ने ये पैटर्न बनाया है तो इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, किस प्रॉब्लम को वो हाईलाइट कर रहा है और क्या उसका ये सॉल्यूशन दे रहा है। सही है, पैटर्न की डेफिनेशन देखते हैं हम, पैटर्न की, नॉट डिज़ाइन पैटर्न। ये एक जनरल सी डेफिनेशन है इस बंदे ने की थी पैटर्न की, तो ज़रा इसको देखें।
ईच पैटर्न डिस्क्राइब्स अ प्रॉब्लम। जैसे मैंने अभी आपको कहा, दो चीज़ों पे ज़्यादा एम्फेसिस था मेरा, कि हर पैटर्न जो है आपको एक प्रॉब्लम, हर पैटर्न एक प्रॉब्लम डिस्क्राइब करेगा जो बार बार आती है। बार बार किसको आती है? लेट्स से डेवलपर्स को, मतलब डेवलपर्स को ड्यूरिंग कोडिंग जो प्रॉब्लम बार बार आई डिफरेंट डेवलपर्स को, ठीक है, उसका उसका उन्होंने कोई सोल्यूशन बता दिया कि भाई ये प्रॉब्लम है, इसको आप ऐसे टैकल कर सकते हो, तो वो एक पैटर्न बन गया। तो ये पैटर्न आप भी कोई अपना नया पैटर्न निकाल सकते हो, मैं भी कोई पैटर्न निकाल सकता हूँ। हर बंदे का प्रोग्रामिंग करने का एक पैटर्न होता है। तो अगर आप देखें, आपके पास जो वो है MVC का, आपने नाम सुना है? मॉडल व्यू कंट्रोलर। हाँ, बहुत सी इसमें लैंग्वेज में, .NET में, PHP लैंग्वेजेस के बहुत से फ्रेमवर्क्स हैं जो इस पैटर्न की बेस में है, ठीक है, जिसमें आप यूँ कह लो कि आपकी उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, एक मॉडल, एक व्यू, एक कंट्रोलर। तो ये क्या, ये बेसिकली एक पैटर्न है काम करने का तरीका। क्या, अगर भाई इसमें काम करना है तो इस MVC वे में करोगे। एक कंपोनेंट आपका मॉडल का होगा, एक व्यू होगा, एक कंट्रोलर होगा। मॉडल में हम लेट्स से डेटाबेस से रिलेटेड चीज़ें रखते हैं, व्यू में जो यूज़र को व्यू करना है, कंट्रोलर इन दोनों के दरमियान कोऑर्डिनेशन कर रहा है, ये वो चीज़ है। तो इसी तरह पैटर्न्स भी आपको इसी तरह की कुछ तरीके बताएंगे, कुछ वे बताएंगे। अच्छा, तो पैटर्न के बारे में मैं ये कह रहा था कि हर पैटर्न में एक प्रॉब्लम को हम डिस्क्राइब की जाएगी और उसका फिर सोल्यूशन बताया जाएगा। तो ये आपके पास पैटर्न में दो मेन चीज़ें, प्रॉब्लम और सोल्यूशन। अच्छा, इसने आगे यहाँ पे एक और बात लिखी है कि इन सच अ वे से अगर हम देखें दैट यू कैन यूज़ दिस सोल्यूशन अ मिलियन टाइम्स ओवर डू विदाउट डूइंग इट इन द सेम वे ट्वाइस। इसका मतलब ये है कि पैटर्न बताते वक्त अगर आपको लेट से एक प्रॉब्लम और सोल्यूशन बताया, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उसी प्रॉब्लम सोल्यूशन के लिए उससे रेलेवेंट जितनी प्रॉब्लम्स आपको नजर आएंगी आप वो पैटर्न वहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। पैटर्न का मतलब ये नहीं कि मैंने एक पैटर्न बताया कि भाई आपको वेब में सूटेबल लगे, अगर वही सिनेरियो आपको डेस्कटॉप एप्लीकेशन में भी सूटेबल लगते हैं तो वहाँ पे भी आप वो पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। पैटर्न के बारे में कुछ और बातें हम देखते हैं, ठीक है, इसको स्किप करने से वही है, पैटर्न में प्रॉब्लम है और सोल्यूशन है और ये चीज़ें। अच्छा, ये बुक है आपके पास लाइब्रेरी में भी अवेलेबल है, ठीक है, मेरे पास भी कहीं पड़ी होगी, गैंग ऑफ 4, ये इस नाम से ये मशहूर हुई थी, ठीक है, नाम मत जाए। और ये 4 बंदे थे, इनकी ये बुक है, ठीक है, डिज़ाइन पैटर्न्स की। तो इन्होंने अपनी इस बुक के अंदर 23 डिज़ाइन पैटर्न्स बताए हैं। हर पैटर्न में एक प्रॉब्लम को बताते हैं, भाई ये प्रॉब्लम है, इसका ये सोल्यूशन, ठीक है। तो हमें ये इन पैटर्न्स के बारे में पता होना चाहिए सारे। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग तो मैंने भी अभी तक कुछ ऐसे हैं भी जो मैंने उनको नहीं देखे, लेकिन ज़्यादातर देखे हैं। तो अब देखते हैं हम इसको कितने कवर करते हैं। तो 10-12 तो हम इंशाल्लाह 10-12 या 8-10 हम कवर कर लेंगे। अच्छा, इस बुक में 23 डिज़ाइन पैटर्न्स हैं और उन पैटर्न्स को उन्होंने, इन स्लाइड्स में मैं वापस आता हूँ, उन्होंने इस तरह कैटेगराइज किया है 3 कैटेगरीज में, ठीक है। पहली कैटेगरी जो है वो है क्रिएशनल पैटर्न्स, और इस कैटेगरी में हमारे पास ये पैटर्न्स आते हैं। दूसरी कैटेगरी है स्ट्रक्चरल पैटर्न्स, इस कैटेगरी में ये पैटर्न्स आते हैं। और इसी तरह बिहेवियरल पैटर्न्स, तो इसमें ये सारे पैटर्न्स आते हैं। तो ये क्रिएशनल क्या है, स्ट्रक्चरल क्या है, बिहेवियरल क्या है, इस पर हम जैसे पहले इनिशियली तो बता दूंगा, फिर जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे तो इन पैटर्न्स का आपको पता चलेगा, ठीक है। तो इस पूरे डिज़ाइन पैटर्न्स पे एक कोर्स हो सकता है, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पैटर्न्स, जिसमें हर उसमें आप ये पैटर्न्स को स्टडी करें एक एक को, और उसके अंदर आप जाते जाएं। तो इसके अलावा भी कुछ पैटर्न्स हैं, ये यहीं पे तक नहीं है कि बस यही पैटर्न, इसके अलावा भी तो पुरानी बुक है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के हैं, उसके अलावा भी और पैटर्न्स भी हैं। अच्छा, वापस आते ज़रा यहाँ पर ज़रा डिफरेंस देखते हैं कि पैटर्न और फ्रेमवर्क में क्या डिफरेंस है, ठीक है। दोनों का, पैटर्न की अगर मैं बात करूँ या फ्रेमवर्क की अगर मैं बात करूँ, तो दोनों का अल्टीमेट जो गोल है ना, गोल वो क्या है, वो ये है कि आपके पास आप किसी तरीके से क्वालिटी को क्या कर लो, इम्प्रूव करो। और आपका जो दूसरा जो चीज़ है वो है रिड्यूसेस डेवलपमेंट टाइम। फ्रेमवर्क भी देखें तो फ्रेमवर्क भी यही है। फ्रेमवर्क बेसिकली क्या होता है, हम अगर किसी लैंग्वेज का फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं, जैसे PHP है,
एक कोर PHP है, PHP का मैं कोई फ्रेमवर्क यूज़ करता हूँ, लैरवल यूज़ करता हूँ, कोऑर्डिनेटर कोई भी यूज़ करता हूँ, तो क्यों यूज़ करूँगा, फ्रेमवर्क की तरफ क्यों जाऊँगा, फ्रेमवर्क में मुझे क्या फ़ायदा है? सर आपको बिल्डिंग चीज़ें मिलेंगी बहुत सारी। हाँ, बहुत सारा काम मेरे लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। तो वही देखिए वो रिड्यूस डेवलपमेंट टाइम जो यहाँ पे लिखा, ठीक है। इसी तरह पैटर्न में भी यही है कि अगर आप किसी पैटर्न को फॉलो करते हो तो इससे क्वालिटी का ताल्लुक तो दोनों में है, और जो डेवलपमेंट टाइम है वो आपका बच जाएगा। मतलब एक पैटर्न, एक चीज़ के लिए काम डिफाइन है, हमें उसके लिए अपनी लॉजिक नहीं इतनी बिल्ड करनी पड़ेगी। हमें पता है कि यार इस काम के लिए ये सोल्यूशन है, तो हम उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। नंबर 2 बात अबाउट पैटर्न्स एंड फ्रेमवर्क। पैटर्न जो है दैट इज़ लॉजिकल इन नेचर, इसका क्या मतलब है, और फ्रेमवर्क्स आर मोर फिजिकल इन नेचर, ठीक है। मोर फिजिकल इन नेचर का मतलब ये है कि फ्रेमवर्क इटसेल्फ एक सॉफ्टवेयर होता है, फ्रेमवर्क इटसेल्फ एक सॉफ्टवेयर होता है, पैटर्न कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता। पैटर्न इज जस्ट लाइक अ वे कि आपको एक काम करने का तरीका पता है, भाई इस तरीके से ये काम करना है। तो पैटर्न आपके पास लॉजिकल है, और वो जो दूसरा है फ्रेमवर्क वो फिजिकल। फिजिकल से मतलब ये है कि वो सॉफ्टवेयर की फॉर्म में आपको मिलेगा। पैटर्न आपको किसी सॉफ्टवेयर की फॉर्म में नहीं मिलेगा, ये आप एक मेथड कह लो, आपको काम करने का एक तरीका बताया जा रहा है कि इस पैटर्न से आपने प्रोग्रामिंग करनी है। क्लासेस है तो उसका स्ट्रक्चर ऐसे करोगे तो ये होगा, ऐसे इस पैटर्न से करोगे तो ये होगा। अच्छा, तीसरी चीज़, इन पैटर्न जो है दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ लैंग्वेज एंड इम्प्लीमेंटेशन। इसका मतलब ये है कि अगर किसी फ्रेमवर्क की मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो उस जैसे मैंने कोऑर्डिनेटर की बात की, तो ये इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्रामिंग स्पेसिफिक है कि जो लैरेबल है या कोऑर्डिनेटर है, दीज आर द फ्रेमवर्क्स ऑफ PHP। बूटस्ट्रैप की बात करते तो वो उसका CSS का है, ठीक है। जो पैटर्न है ये इसमें कोई ख़ास लैंग्वेज, मतलब मैं अभी आपको जो पैटर्न बताऊंगा तो वो किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप उसको, चाहे C++ है, जावा है, पाइथन है, जो भी है, आप उसमें उसको पैटर्न को सेम मतलब होगा सभी लैंग्वेजेस के लिए। अच्छा, और दोनों का जो गोल हो यही लिखा हुआ है कि भाई किसी तरीके से डिज़ाइन की क्वालिटी को हम क्या कर सकें, इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। अच्छा, कैटेगरीज पे ज़रा आते हैं, ठीक है। इन पैटर्न्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, ठीक है। नंबर 1 कैटेगरी जो है उसे कहते हैं क्रिएशनल पैटर्न्स। तो अगर आप इसको देखें तो क्रिएशनल पैटर्न्स की कैटेगरी में वो पैटर्न्स हैं जिसका जो ताल्लुक है वो आपके पास क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स की इनिशियलाइजेशन एंड उसकी इनकी कन्फिगरेशन से रिलेटेड। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स की इनिशियलाइजेशन, उसकी कन्फिगरेशन से रिलेटेड जो ताल्लुक है वो आपके पास उसके जो पैटर्न्स हैं वो इस कैटेगरी में। तो इसमें 5 पैटर्न्स हैं आपके पास, सिंगलटन, फैक्ट्री, एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री, अभी हम देखते हैं बिल्डर पैटर्न। दूसरी जो कैटेगरी है स्ट्रक्चरल पैटर्न्स। तो इस पैटर्न में, इस कैटेगरी में जो हम पैटर्न्स पढ़ेंगे तो उसका जो ताल्लुक है ना वो आप देखें वो स्टैटिक कंपोजिशन है, स्टैटिक स्ट्रक्चर ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। स्टैटिक, ये क्लास 1 क्लास 2 कंपोज हुई हैं, इनहेरिट हुई हैं, क्या हुई है, ठीक है, ये स्टैटिक स्ट्रक्चर हो गया। डायनामिक स्ट्रक्चर या बिहेवियरल स्ट्रक्चर इंटरेक्शन क्या होगा, इन क्लासेस के दरमियान कोऑर्डिनेशन कैसे हो रही है, कौन सा फंक्शन लेट से कहाँ से कॉल हो रहा है और कहाँ को जा रहा है, तो वो बिहेवियर को वहाँ पे हम देखेंगे। तो अभी इस स्टेज पे मैं आपको जो जितना भी बोल रहा हूँ तो ये अभी आपको नहीं समझ आएगी जब तक हम हर कैटेगरी से कुछ पैटर्न्स नहीं देख लेंगे, स्टडी नहीं कर लेंगे। उसके बाद आपको एक्चुअली इनका मीनिंग समझ आएगा कि भाई बिहेवियर पैटर्न की कैटेगरी में अगर इसको हम लाए हैं तो इसका क्यों लाए हैं, तो इसका ताल्लुक ही उसके बिहेवियर के साथ है, ठीक है। और अगर स्टैटिक स्ट्रक्चर है तो उसका ताल्लुक उसके स्ट्रक्चर के साथ है, और इसी तरह क्रिएशनल पैटर्न्स। तो आज की क्लास में हम एक जो कैटेगरी है क्रिएशनल पैटर्न्स, पहली कैटेगरी, उसमें से कुछ पैटर्न्स को हम स्टडी करेंगे। तो इस कैटेगरी से 3 पैटर्न्स मैंने पिक किए थे, ठीक है, जो कि स्टार्ट हम करेंगे सिंगलटन से, फिर फैक्ट्री मेथड और फिर बिल्डर, ये 3 करेंगे। तो आज ये 2 हो जाएंगे, नेक्स्ट वाले को हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। फिर इसी तरह स्ट्रक्चरल पैटर्न्स की कैटेगरी में देखें तो इसमें ये प्रॉक्सी,
और डेकोरेटर, एडाप्टर, ब्रिज पैटर्न, ठीक है, बहुत से, लेकिन बस मैं इसमें ये 3-4 करेंगे। और इसी तरह बिहेवियर पैटर्न्स की जब कैटेगरी में आएंगे तो चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेट पैटर्न, स्ट्रेटजी पैटर्न, ठीक है, और देखेंगे अगर टाइम हुआ तो कुछ और भी। तो इस तरह से हम ये 7-8-9 पैटर्न से हम ये कुछ कर लेंगे, ठीक है। अभी तक तो इतने हैं, और बाकी आपके इन फ्यूचर आपको कुछ पैटर्न समझ आ जाए तो बाकी पैटर्न्स भी आप खुद स्टडी कर सकते हो, आपको समझ आ सकती है। और ये इम्पॉर्टेंट है प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि आपको इन पैटर्न्स का पता हो। जब आपको उन पैटर्न्स का पता होगा तो आप दूसरे से अच्छी लॉजिक बिल्ड कर सकोगे, दूसरे से अच्छा सोल्यूशन दे सकोगे, सोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, ठीक है। देखो, सिर्फ प्रोग्रामिंग करना मकसद नहीं होता, या सिर्फ सॉफ्टवेयर बनाना मकसद नहीं होता। सॉफ्टवेयर विद क्वालिटी, प्रोग्रामिंग विद क्वालिटी, ठीक है। प्रोग्राम एक मैं भी लिख लूँगा, एक आप भी लिख लोगे, एक वो भी लिख लेगा, तीनों लिख लेंगे, तीनों की लॉजिक डिफरेंट होगी। रेट किस बेस पे करेंगे, किसका बेटर है, ठीक है, जिसका इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग टाइम, स्पीड, इस लिहाज से जो बेहतर होगा तो उसी को ही क्या करेंगे, अडॉप्ट करेंगे। तो डिज़ाइन पैटर्न्स भी आपको यही चीज़ें अभी बताएंगे इन पैटर्न्स में कि कैसे आप क्वालिटी अवेयर सोल्यूशन दे सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले पैटर्न से, ठीक है। लिमिटेशंस को देख लेते हैं। लिमिटेशन, जनरल लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस का मतलब ये है कि पैटर्न्स डू नॉट लीड टू डायरेक्ट कोड रीयूज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पैटर्न किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को टारगेट कर रहा है ना, ठीक है, तो आप उसको डायरेक्टली कहीं पे रीयूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। वो जहाँ पे फिट आता है वहीं पे आप उस पैटर्न को यूज़ कर सकेंगे। अब सिंगल पैटर्न है तो उसको मैं हर जगह यूज़ नहीं कर सकता, उसको मैं उस जगह पे यूज़ करूँगा जहाँ पे मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना है। फॉर एग्जांपल अभी इसको पढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा ये है कि पैटर्न्स के लिए आपको जो टेस्टिंग है वो भी खुद ही करनी होगी, ठीक है, क्योंकि आपका पैटर्न है, आपकी लॉजिक है, ठीक है। तो आपको उसको टेस्ट, कोई डायरेक्ट ऐसी टूल्स नहीं मिलेंगी जो आपको डायरेक्ट पैटर्न्स को टेस्ट करके दे देंगी, ठीक है। तो जनरल सी चीज़ें हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं पहले पैटर्न से, अपने पहले पैटर्न से स्टार्ट करते हैं, पहली कैटेगरी से, जो कि है क्रिएशनल पैटर्न की कैटेगरी। और जो पैटर्न का नाम है दैट इज़ सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न। सबसे सिंपल, इजी, इसलिए सबसे पहले ये रखा, सबसे पहले इसको पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न, मैंने जैसा स्टार्ट में एक वर्ड यूज़ किया कि मोस्ट ऑफ द पैटर्न्स, जब मैं आपको पढ़ाऊँगा तो जो मेरा जो ऑब्जेक्टिव हो, मेरा नहीं, जो उन पैटर्न्स का ऑब्जेक्टिव होगा वो क्वालिटी की तरफ होगा, ठीक है। कि कहीं पे कह रहे होंगे कि भाई कपलिंग कम हो, फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा हो, इस तरह की बातें हों। इस पैटर्न में हम क्वालिटी से रिलेटेड कोई ऐसी बात नहीं करेंगे, लेकिन इस पैटर्न का मकसद देखते हैं, वो क्या है, उसको ज़रा देखें। ये पैटर्न आपको ये बताता है कि जब भी आपको ऐसी सिचुएशन हो कि आप ये चाहते हो कि आपका एक क्लास है, उसका एक ही ऑब्जेक्ट बने, एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट ना बने, तो हम क्या करेंगे। मैं ज़रा यहाँ पे आता हूँ और आपसे कहता हूँ कि मेरे पास कोई एक क्लास है स्टूडेंट की, ठीक है, और इस क्लास के अंदर आपके पास, सबको पता है कि डेटा मेंबर्स और फंक्शंस, मेथड्स आपके पास हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ ये जो क्लास है स्टूडेंट क्लास, इसके ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से होंगे? आप सब जो बैठे हो, आप सारे ऑब्जेक्ट्स हो ना, इसके इंस्टेंसेस हो। अभी सिनारियो को रिलेट करते हैं। सिनारियो ये है कि अभी आपको समझाने के लिए कि इस क्लास का एक ही ऑब्जेक्ट बने, एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट ना बने, तो क्या करेंगे हम। दूसरी क्लास है मेरी, मेन क्लास है मेरी, हम अक्सर बनाते हैं ना दूसरी क्लास, मेन क्लास, वहाँ से हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं ना जावा के अंदर। उसमें ये इंश्योर करना है कि एक ऑब्जेक्ट बने, एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट ना बने। अभी एक्चुअल यूज़ केस की तरफ जाता हूँ कि कहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अभी आप मुझे ये बताओ कि अगर मुझे ये चीज़ इंश्योर करनी हो कि एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट ना बने, तो क्या करेंगे। लॉजिक, आपकी लॉजिक क्या होगी? वैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपकी लॉजिक क्या होगी इस मेन क्लास में? आप लॉजिक में क्या लिखोगे? ठीक है, मैं बताता हूँ। देखिए, हमने ये तो आपको बता दिया, मकसद बता दिया कि सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न का मकसद क्या है। सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न का मकसद ये है कि आप क्लास का एक ही ऑब्जेक्ट बना सको, एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट ना बना सको। सिंगलटन इसीलिए उसका नाम है।
कहाँ इसकी ज़रूरत पड़ती है? आपके माइंड में कोई ऐसा सिनेरियो कि कहाँ पे, देखिए बहुत सी ऐसी जगह हैं, ठीक है, जहाँ पे आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। मैं आपसे कहता हूँ कि डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है, तो बार बार हम डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश ना करें, एक ही बार करें। अच्छा, इस तरह से आप इसको इस तरह से देखो कि लेट्स से आपके पास लेट्स से पिन कोड है या OTP आपने इंटर करना है। कंडीशन ये है कि एक ही बार ये काम हो, ठीक है। तो आपके पास तो फ्रंट एंड पे, लेट्स से फ्रंट एंड पे इंटरफेस होता है, ठीक है। इंटरफेस पे आप लेट्स से माउस की बोर्ड किसी के थ्रू आप इंटरेक्ट करते हो। तो अब यहाँ पे लेट्स से फ्रंट एंड पे OTP है, तो हम यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे आप OTP इंटर करो, और OTP इंटर करने के बाद आप इंटर प्रेस कर दो। आपने इंटर प्रेस किया, बैक एंड पे आपके पास एक ऑब्जेक्ट लेट्स से उसी वक्त बना, और उस ऑब्जेक्ट ने किसी क्लास के, जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बना उस क्लास के किसी फंक्शन को कॉल किया, और उसने क्या किया, ये OTP की वैल्यू आपसे लेके कहीं डेटाबेस में स्टोर करा दी। ऐसा ही होगा ना, समझ आ रही है ना। अब ये काम हम दो बार नहीं करना चाहते कि एक बार यूज़र ने OTP या पिन कोड इंटर कर दिया, दोबारा वो इंटर ना कर सके। इस चीज़ को लेट्स से इंश्योर करने के लिए, इस तरह के सिनेरियो के लिए, तो अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि लॉजिक ये है कि ऑब्जेक्ट एक ही बने, एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट नहीं बनाने देना। उसके लिए सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न हमें बताता है कि भाई आपका कोड कैसा होगा, ठीक है। तो वो मैं भी आपको कोड बताता हूँ, ज़रा उस कोड को समझे। यहाँ पे दो चीज़, एक चीज़ देख लें कि यहाँ पे जो लास्ट लाइन लिखी है इसको ज़रा समझें, और अभी कंफ्यूजिंग होगी, कोड की बात कंफ्यूजिंग नहीं होगी। सिंगल डिज़ाइन पैटर्न्स इंश्योर्स दैट देयर इज़ ओनली वन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। ये बात हमने कर ली कि सिंगल डिज़ाइन पैटर्न का मकसद ये है कि वो इस चीज़ को इंश्योर करे कि देयर शुड नॉट बी मोर देन वन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, एंड प्रोवाइड्स ग्लोबल पॉइंट ऑफ एक्सेस टू इट। इसका क्या मतलब, अब थोड़ी कंफ्यूजिंग बात है ना। एक तरफ मैं कह रहा हूँ कि एक ही इंस्टेंस बने, और दूसरी तरफ कह रहा हूँ ग्लोबल पॉइंट ऑफ एक्सेस भी देना है, ठीक है। क्यों देना है, इस बात को ज़रा अभी देखें, ये कोड ज़रा देखें और फिर आते हैं। देखें, अभी ये जो कोड आपके सामने है, इस कोड में हम ये कर रहे हैं, इस कोड में कि एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट बन ही नहीं सकता। कैसे नहीं बन सकता वो मैं आपको अभी बताता हूँ कि एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट कैसे नहीं बन सकता। तो आप पहले यहाँ पे देखिए, दो क्लासेस हैं। एक क्लास है हमारे पास सिंगलटन के नाम से, और एक क्लास टेस्ट सिंगलटन के नाम से। टेस्ट सिंगलटन क्लास वो है जहाँ पे आप, वो जो हम अक्सर मेन क्लासेस बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए पहली लाइन पे मैं ज़रा इसको नंबर दे देता हूँ लाइन्स को, ताकि मुझे इसको कॉल करने में आसानी हो। 1 2 3 4 और 5, और ये आपके पास 6। अच्छा, ज़रा यहाँ पे देखें, लाइन नंबर 1 में देखें आप, प्राइवेट स्टैटिक सिंगलटन इंस्टेंस। इस लाइन में क्या हुआ है, इस लाइन में अब डेटा मेंबर्स डिफाइन करते हैं ना, तो यहाँ पे एक डेटा मेंबर डिफाइन किया इंस्टेंस के नाम से, और वो आप देखें, अगर ज़रा देखें अगर आप वो, तो वो उसकी टाइप क्या है, सिंगलटन। सिंगलटन ये इसी क्लास का, नॉर्मली हम किसी दूसरी क्लास का डेटा मेंबर यूज़ करते हैं जो कंपोजिशन की वो करते थे, ये इसी क्लास का है, पहली बात। अच्छा, साथ में फिर क्या लगाया, स्टैटिक। स्टैटिक का आपको पता है, ठीक है। किसी डेटा मेंबर के साथ स्टैटिक लगाते हो तो क्या होता है, हाँ। अच्छा, और फंक्शन के साथ लगाते हैं तो वो फंक्शन से स्टैटिक मेंबर सर पे हाँ हाँ, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे अगर लाइन नंबर 3 में देखें, तो हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है, कौन सा, गेट इंस्टेंस के नाम से। टाइप उसकी क्या है, ओ सॉरी, वो फंक्शन रिटर्न क्या कर रहा है, वो एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, सिंगलटन, ठीक है। और साथ में हम क्या लगाया, स्टैटिक। तो स्टैटिक का मतलब ये है कि इस फंक्शन को हम इसका ऑब्जेक्ट बनाए बगैर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और आप देखें, यहाँ पर प्राइवेट सिंगलटन जो यहाँ पे लिखा है लाइन नंबर 2 में, यहाँ पे आपको एक प्राइवेट कंस्ट्रक्टर नज़र आ रहा है। क्या नज़र आ रहा है, प्राइवेट
कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर नॉर्मली क्या होता है? क्या चीज़? पब्लिक होता है। पब्लिक होता है नॉर्मली, ठीक है। पब्लिक क्यों रखते हैं कंस्ट्रक्टर को? पब्लिक कंस्ट्रक्टर को इसलिए रखते हैं कि आपके पास दूसरी क्लास है, वहाँ से आप मतलब एक क्लास के बाहर से दूसरी क्लास से अगर आप किसी फंक्शन को या कंस्ट्रक्टर को एक्सेस करते हो तो उसके लिए ज़रूरी क्या है कि वो क्या हो? पब्लिक हो। सही है। यहाँ पे हमने क्या रखा? प्राइवेट रखा, ठीक है। अब प्राइवेट जब रख दिया तो इट्स मीन कि प्राइवेट जब रख दिया तो इट्स मीन कि अब दूसरी क्लास से इसका ऑब्जेक्ट बन ही नहीं सकता, कंस्ट्रक्टर कॉल कर ही नहीं सकते। अब आप यहाँ पे अगर यहाँ पे इस कोड की तरफ आए तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ उस क्लास का नाम, जैसे जो भी उसका सिंगलटन, ठीक है, तो उसका जब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊँ तो मैं बना ही नहीं सकता। वो कहेगा भाई वो तो प्राइवेट है। तो ये चीज़ तो हमने पहली बात कर ली। अच्छा, अब दूसरा देखिए, ये इसको स्टैटिक क्यों रखा? स्टैटिक इसलिए रखा है कि हम ऑब्जेक्ट बनाए बगैर इसको कॉल कर सकें, और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट नहीं बनाना इस क्लास का। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या हुआ है? सिंगलटन आपके पास उस क्लास का नाम और डॉट गेट इंस्टेंस। तो अब ये गेट इंस्टेंस इस क्लास का है, ठीक है। और अब चूंकि इसको मैंने स्टैटिक रखा है तो मैं ऑब्जेक्ट बनाए बगैर इसको क्या कर रहा हूँ? कॉल कर रहा हूँ। तो यहाँ से मैं इस फंक्शन को गेट इंस्टेंस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। तो अब आप ये देखिए, मैंने जो मेन क्लास है उससे ये फंक्शनैलिटी ही छीन ली है कि तुम ऑब्जेक्ट बना ही नहीं सकते। अब देखो ऑब्जेक्ट कौन बनाकर हमें देगा उसको ज़रा देखो, वो यही क्लास सिंगलटन वाली क्लास। तो यहाँ पे देखिए, जब मैं गेट इंस्टेंस के फंक्शन को कॉल करता हूँ तो उसके अंदर एक इफ़ कंडीशन लगी हुई है कि इफ़ इंस्टेंस इज इक्वल टू नल। इस लाइन को देखें, लाइन नंबर 4 को। अगर इंस्टेंस नल है, जो कि पहली बार पे नल होगा, ठीक है। इंस्टेंस क्या है? इंस्टेंस आपके पास ये डेटा मेंबर, अभी इसमें कुछ नहीं है ना, ठीक है। अगर नल है तो उसके बाद लाइन नंबर 5 में देखिए क्या लिखा हुआ है? इंस्टेंस इज इक्वल टू न्यू सिंगलटन। तो ये न्यू का क्या मतलब है? जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जावा में हमने जितने ऑब्जेक्ट बनाए कैसे बनाए? न्यू की। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना और उसके बाद जब आप ऑब्जेक्ट बना दो, इसकी बॉडी से बाहर निकल गई, आखिर में लाइन नंबर 6 में क्या रिटर्न करें? रिटर्न इंस्टेंस। तो अब मुझे बताएं कि शुरू में जो हमने बात की कि सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न का ऑब्जेक्टिव ये है कि क्लास का एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट ना बन सके। तो वो चीज़ इंश्योर होती है अभी कि नहीं? अभी क्या एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट बन सकते हैं? जी सर, ये लाइन नंबर 2 के समझ में सर हमने कंस्ट्रक्टर क्यों प्राइवेट रखा? अगर कंस्ट्रक्टर प्राइवेट में लेट से ना रखता, ठीक है, देखो कंस्ट्रक्टर जब आप कॉल करते हो तो क्या होता है? सर वो मतलब आपके को कह रहे तो वो मतलब लेट्स से कंस्ट्रक्टर आपने कॉल किया, वो जो आपने जो भी उसके पास कंस्ट्रक्टर कॉल किया, आपने जो डेटा मेंबर्स क्लास की डिफाइन की उसकी मेमोरी में जगह रिजर्व होगी। ऑब्जेक्ट जब बनाते हैं तो क्या होता है? ऑब्जेक्ट जब बनता है तो तब भी क्या होता है? वो ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मेमोरी में जो डेटा मेंबर्स होते हैं उस क्लास उसके लिए जगह रिजर्व करता है, और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट के थ्रू किसी फंक्शन को एक्सेस करते हैं, कोई वैल्यू सेट करते हैं। कंस्ट्रक्टर में ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के साथ ही वो वैल्यूज भी दे देते हैं। तो अगर मैं कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट ना रखता तो फिर वो क्या होगा? यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ जो उस क्लास है यहाँ पे सिंगलटन और कोई ऑब्जेक्ट कहता हूँ ऑब्जेक्ट 1 कॉल हो जाएगा। फिर मैं कहता हूँ सिंगलटन ऑब्जेक्ट 2 और इज इक्वल टू न्यू और मैं कोई वैल्यू देता हूँ, बार बार कॉल हो जाएगा। तो फिर अगर प्राइवेट रख दिया तो फिर तो मैं यहाँ पे 50 ऑब्जेक्ट भी बना सकता हूँ। हमने करना क्या है? हमने एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट नहीं बनाना, तो कंस्ट्रक्टर को क्या रखा है? प्राइवेट, कि भाई कंस्ट्रक्टर को कोई कॉल नहीं कर सकता। अच्छा जी, जब भी किसी को ऑब्जेक्ट बनाना है तो ऑब्जेक्ट कौन बना के दे रहा है? गेट इंस्टेंस का फंक्शन कॉल करके और बना के दे रहा है। उसको देखिए ना जरा उसकी कोड के अंदर कि जब गेट इंस्टेंस का फंक्शन कॉल होता है उसके बाद कंडीशन लगे इफ इंस्टेंस इक्वल टू नल, और उसके बाद अगर नल है तो ये ऑब्जेक्ट बना देगा, रिटर्न करेगा, अगर नहीं है तो रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, तो क्या चीज़? मतलब वही रिटर्न कर देगा। हाँ, वही रिटर्न करेगा। अच्छा अब देखो, एक ही ऑब्जेक्ट बना के, हाँ एक ही ऑब्जेक्ट। अब दूसरा बनाओगे तो उस वक्त इंस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? नल नहीं होगी सर। नल नहीं होगी। तो ये आपके पास जब इंस्टेंस की वैल्यू नल नहीं होगी, ये आपको बस खत्म हो गया, वही ठीक है, ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया। अब देखिए, ये तो
जनरल सी चीज़ ना, एक यूज़ केस आपको बता दिया, एक दूसरा यूज़ केस मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर इस पैटर्न की इंपॉर्टेंस के लिए। प्रॉब्लम स्टेटमेंट सिनारियो ये है कि आपके पास एक चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, देयर आर कंप्यूटर कंट्रोल चॉकलेट बॉयलर्स, मतलब वो बॉयलर्स हैं, ठीक है, जिसमें आप कोई चॉकलेट या मिल्क डालते हो, वो बॉइलिंग स्टार्ट होती है, चॉकलेट बनती है, इस तरह का सिनारियो है। द जॉब ऑफ बॉयलर इज टू टेक इन मिल्क एंड चॉकलेट, ब्रिंग देम टू द बॉयल एंड देन पास इट टू द नेक्स्ट फेज ऑफ चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। वी हैव टू मेक श्योर दैट बैड थिंग्स डोंट हैपन लाइक फिलिंग द फिल्ड बॉयलर अगेन, मतलब एक बॉयलर है जो कि फिल्ड है, ठीक है। तो अब इस सिनारियो में देखो, बॉयलर को फिल करने के लिए क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट बनेगा, वो एक फंक्शन को कॉल करेगा, फंक्शन को जब कॉल करेगा तो क्या होगा, बॉयलर में चॉकलेट डाल दी जाएगी। अभी यहाँ पे अगर सिंगलटन पैटर्न यूज ना करें तो गलती से या कैसे भी दोबारा ऑब्जेक्ट बन जाए, दोबारा उसके फंक्शन को कॉल हो जाए, वो बॉयलर जो ऑलरेडी फिल्ड है वो दोबारा क्या हो जाएगा, फिलअप हो जाएगा। तो बहुत सी जगह पे ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे कोई काम हम चाहते हैं कि एक बार हो, एक बार से ज़्यादा ना हो, और वो काम ऐसे हो रहा है कि हम ऑब्जेक्ट बना के फंक्शन कॉल कर रहे हैं और हम चाहते हैं ये काम एक ही दफ़ा हो। तो इसके लिए हमें इन्होंने बताया कि अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो आप क्या यूज़ करो, आप सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न यूज़ करो। जब सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न यूज़ करोगे और अपनी लॉजिक आप इस तरीके से लिखोगे जैसे इसमें लिखी हुई है, तो आप एक से ज़्यादा पैटर्न और एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। बात समझ आ गई? तो ये पैटर्न कब यूज़ करना है, ये पैटर्न आपने तब यूज़ करना है जब आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पे आप किसी काम को रिस्ट्रिक्ट करना चाहो कि एक से ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो ये पैटर्न आपके लिए इसका। तो अभी इसके बाद जो पैटर्न्स आ रहे हैं उसका ताल्लुक क्वालिटी से, अभी नेक्स्ट पैटर्न हम देखते हैं फैक्ट्री, उसका जो ताल्लुक है वो सीधा और सीधा डायरेक्ट कपलिंग के साथ है। इसका ताल्लुक डायरेक्ट कपलिंग के साथ नहीं है, इसका ताल्लुक जिस एक रिस्ट्रिक्शन के साथ है। क्वालिटी तो ये भी है कि भाई कोई गलती ना हो, लेकिन सिनारी ये है कि एक ही ऑब्जेक्ट बने क्लास का, एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट ना बने। तो जब ऐसी सिचुएशन हो आपको, अभी देखिए जैसे मैंने आपसे क्लास के स्टार्ट में पूछा कि मुझे पता है कोड में क्या करोगे, तो आप लोगों ने आंसर नहीं किया। अब ये पैटर्न्स अवेलेबल है ना, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसे इस पैटर्न को देखो, फॉलो करो, और बाकी जिस काम के लिए भी आप यूज़ कर रहे हो उसको यूज़ कर सकते हो। अच्छा जी, दूसरे पैटर्न की तरफ आते हैं। ये कोड कौन सा है? अच्छा, ये उसका कोड है, इसको देख लेंगे। चॉकलेट बॉइलिंग का सूडो कोड टाइप है। फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न, फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न, ठीक है। फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न में बेसिकली क्या है, मैं इसकी अच्छा चले जाते हैं। देखिए, समटाइम्स इस पैटर्न को समझने के लिए ना हमें एक सिनारियो रिकॉल करना पड़ेगा। कौन सा सिनारियो रिकॉल करना पड़ेगा? वो सिनारियो जिसको हमने कोई 4-5 मरतबा तो डिस्कस किया है, ठीक है। ज़रा ये देखें, अक्सर आप कौन सा ATM तो है वो ट्रांजैक्शन वाला, उसी सिनारियो को ज़रा रिकॉल करें। और हमने वो जो कोड देखा था ना, ये उसी केस स्टडी का ATM वाले का, उसमें ये काम हमने किया भी था। देखिए, अक्सर आप ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग कर रहे हो, आपकी लॉजिक कुछ इस तरीके से होगी कि आपके पास पेरेंट क्लास और आपके पास फिर इस तरह सब क्लासेस होंगी, ठीक है। और मैंने आपसे कहा था कि हम लेट से हमने ये इनहेरिटेंस यहाँ पे यूज़ की, और इनहेरिटेंस तो हमने यहाँ पे यूज़ की, और हमारी लॉजिक इस तरीके से होती है कि हम कहते हैं कि भाई डिपॉजिट, और तीसरी कौन सी थी, इंक्वायरी, लेट से बैलेंस इंक्वायरी, ठीक है। आपको मैंने कहा था कि ये जो क्लास होगी ट्रांजैक्शन की क्लास, ये कौन सी क्लास होगी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है कि नहीं? एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मतलब क्या है फजल? इसमें एक मेथड ऐसा होगा एटलीस्ट जो कि क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट होगा। इसमें दोनों आ सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाया तो एक मेथड ऐसा होगा जो कि क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट होगा। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होगा, क्या मतलब एब्स्ट्रैक्ट मेथड से, कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है उसकी बॉडी नहीं होगी, फंक्शन नेम होगा, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कौन देगा, चाइल्ड क्लासेस। तो मतलब हमने एग्जांपल जब देखी थी तो वो ये था कि ट्रांजैक्शन के अंदर एक फंक्शन था एग्जीक्यूट, जो कि एब्स्ट्रैक्ट था, तो विड्रॉ के अंदर भी एग्जीक्यूट होगा अपनी इम्प्लीमेंटेशन के साथ, डिपॉजिट के अंदर भी एग्जीक्यूट होगा अपनी इम्प्लीमेंटेशन के साथ, और यहाँ पे इंक्वायरी में भी एग्जीक्यूट होगा अपनी इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ तक तो सबको बात पता है ना, ठीक है। अच्छा, अब इस केस में ऐसा होता है कि नॉर्मली मैंने ये बात भी आपको पहले बताई कि पेरेंट क्लास का सेंस नहीं बनता,
जो ऑब्जेक्ट हम बनाना चाहते हैं वो या तो विड्रॉ का बनाना चाहते हैं, या तो डिपॉजिट का, या तो इंक्वायरी का, इसी का बनाना चाहते हैं ना, क्योंकि हमें या तो ट्रांजैक्शन या तो हम विड्रॉ करेंगे या डिपॉजिट करेंगे या बैलेंस इंक्वायरी करेंगे, इन तीनों में से कोई करेंगे ना। यहाँ तक बात क्लियर है। अब आते हैं ज़रा इसी एग्जाम्पल को वहाँ पे रिलेट करते हैं और देखते हैं कि वहाँ प्रॉब्लम क्या है। इसको देखें, आप ये समझें यहाँ पर कि ये आपके पास कोई पेरेंट क्लास है, ठीक है, ये वही ट्रांजैक्शन की पेरेंट क्लास है, और ये जो सब क्लासेस हैं आपके पास, ये आपके पास एक विड्रॉ की है, एक डिपॉजिट की है, और एक आपके पास तीसरी समझ लें किसी और चीज़ की। अच्छा, ये जो क्लाइंट की क्लास है ये आपके पास है मेन क्लास, जैसे हमारी होती है ना, जिसमें मेन फंक्शन होता है, जहाँ से ऑब्जेक्ट बनाती है, ये वो क्लास है। अच्छा, अब मैंने लॉजिक कुछ इस तरीके से लिखी कि आपको पता है कि हमने जब ये एग्जांपल देखी थी, ये वाली ट्रांजैक्शन वाली, तो इसमें हमने एक फंक्शन कॉल किया था, उसने हमें ऑब्जेक्ट रिटर्न करके दिया था सब क्लासेस में से किसी एक का, याद है? हमने कोड देखा था, कोड मैं बता देता हूँ ज़रा, थोड़ा सा चीज़ें और वजह, वो कोड हमने 13 में, हाँ, यहाँ पे ATM, यहाँ पे अगर आप देखें, इसको थोड़ा छोटा करते हैं कि थोड़ा कोड हो जाए। ओहो, अच्छा देखें यहाँ पर कोड, अभी मुझे नहीं पता या आप लोगों ने इसको दोबारा से देखा था पढ़ाने के बाद, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें इस कोड को, और यहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे एक आपके पास एक टेम्प नाम से एक ऑब्जेक्ट बना, किस क्लास का? ट्रांजैक्शन क्लास का, और उसको नल वैल्यू दे दी, और यहाँ पे हमने इसको टाइप पास की। टाइप मीन्स कि यूज़र की चॉइस है, वो विड्रॉ करना चाहता है, डिपॉजिट करना चाहता है, या लेट्स से तीसरा जो ऑप्शन था वो करना चाहता है। तो जो भी होगा, अगर वो विड्रॉ करना चाहता है तो क्या लिखा है? टेम्प इज इक्वल टू न्यू विड्रॉ, न्यू उस विड्रॉ का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और वो कहाँ पे स्टोर हो रहा है? टेम्प में। और आखिर में हम यहाँ पे टेम्प क्या कर रहे हैं? रिटर्न कर रहे हैं। ये चीज़ सबको याद है? ये काम हमने किया था। अच्छा, अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि यही काम, यही लॉजिक ये जो अभी मैंने आपको बताई, यहाँ से यहाँ तक, इस लॉजिक को मैंने लिख दिया इस क्लाइंट की क्लास में। यहाँ पर देखिए, इस क्लाइंट की क्लास में मैंने वही लॉजिक जो अभी आपको बताई वो लिख दी, ठीक है? लिख दी मैंने, ठीक है, कोई मसला नहीं। प्रॉब्लम क्या आएगी? मसला ये होगा कि अब मैंने इस क्लास को, क्लाइंट वाली क्लास को टाइटली बाउंड कर दिया है, टाइटली कपल्ड कर दिया है, किसके साथ? इन सब क्लासेस के साथ। कैसे टाइटली कपल्ड कर दिया है? टाइटली कपल्ड ऐसे कर दिया है कि लेट्स से यहाँ पे 3 ट्रांजैक्शंस की टाइप थी, 2 ट्रांजैक्शन की टाइप्स और आई, तो हमने क्या किया? हमने यहाँ पर गए और भाई हमने एक चाइल्ड क्लास बनाई, पेरेंट से इनहेरिट किया, सही है, और फिर जाके चेंज कहाँ पे किया? उस स्विच स्टेटमेंट में जाके एक चेंज किया। ये किया कि नहीं? अच्छा, अब देखो ज़रा, दोबारा वहाँ पे आते हैं ज़रा, और ऐसे इसको समझते हैं कि आपके पास ये जो आपके पास 2 टियर आर्किटेक्चर है। 2 टियर आर्किटेक्चर का मतलब है 2 लेयर्स है। लेयर 1 जो है वो आपके पास है सर्वर की लेयर। सर्वर पे आपके पास क्या पड़ा हुआ है? सर्वर की आपके पास वो क्लासेस पड़ी हुई हैं, वो कोड पड़ा हुआ है विड्रॉ का, और दूसरा आपके पास कौन सा था? डिपॉजिट का। वो जो क्लासेस थी ना, कोड, वो आपके पास यहाँ पे कहाँ पड़ा हुआ है? सर्वर पर पड़ा हुआ है। और तीसरा भी जो भी था, बैलेंस इंक्वायरी, ठीक है। अच्छा, जो आपके पास क्लाइंट का कोड है वो आपके पास यहाँ पे लेयर
टू ATM मशीन जो है आपके पास, वहाँ पर आपके पास वो क्लाइंट का कोड पड़ा हुआ है। तो ये जहाँ पे वो लॉजिक लिखी हुई है, यहाँ तक किसी को कोई मसला है? ये क्लाइंट से सर्वर कोई कॉल होता है, वहाँ से रिस्पॉन्स आता है। यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा, अब देखो ये जो ATM मशीन है तो एक मशीन है, ATM मशीन एक मशीन है, हमें एक से ज़्यादा ATM मशीन चाहिए, हमें ATM मशीन एक से ज़्यादा चाहिए, ठीक है? तो क्या करेंगे हम? सिंपली ना, मतलब सर्वर तो एक ही है ना, और ये जो ATM मशीन से ये इसको बढ़ा रहे हैं। तो अब क्या होगा, अब ये क्लाइंट वाली क्लास जिसमें वो लॉजिक लिखी है ये रेप्लिकेट मतलब डुप्लीकेट हो रही है। इस तरह की हम 5-6 और क्लाइंट मशीन बना देंगे, ATM 1, ATM 2, ATM 3। अब होगा क्या, वो जो हमने क्लासेस को उसके साथ टाइटली कपल किया था ना, तो अब ये 3 जगह पे हमें जाके चेंजेस करना पड़ेगा। अगर वहाँ पे ट्रांजैक्शन की कोई नई टाइप आती है, उसके लिए हमें जो चेंज करना होगा वो कहाँ पर करेंगे? यहाँ पर भी करेंगे, यहाँ पर भी करेंगे और यहाँ पर भी करेंगे। ऐसा है कि नहीं? ठीक है, हमने क्या किया, हमने उसको टाइटली कपल कर दिया था, क्लाइंट वाली क्लास को हमने टाइटली कपल कर दिया था। क्लाइंट वाली क्लास में जो हमने लेट से जो लॉजिक लिखी, और उसको अब कपल करने से ये होगा कि हम इसको इन केस अगर ये लॉजिक कई जगह पे यूज़ हुई तो ये इसको क्या करेगा, इससे हमें प्रॉब्लम आएगी, इतनी जगह पे जाके आपको चेंज करना होगा। अब ये चीज़ अगेन रिकमेंड नहीं है। करें क्या, सोल्यूशन क्या है? तो सोल्यूशन ये है, फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न आपको ये कहता है कि आप क्या करें, आप जो इस तरह की लॉजिक है ना उसको डेलीगेट कर दें किसी एक ख़ास क्लास को। तो आपने क्या करना है, आपने ये करना है, देखें ये आपके पास क्लाइंट क्लास, ये आपके पास वो ट्रांजैक्शन वाली क्लास, सर्वर वाली क्लास कह रहा हूँ। आपने डायरेक्टली इनकी कपलिंग ख़त्म की और आपने इन दोनों के बीच में एक और क्लास इंट्रोड्यूस कराई जिसको हमने नाम दिया फैक्ट्री। और वो जो लॉजिक थी, वो जो अभी मैंने स्विच स्टेटमेंट वाली लॉजिक बताई, वो आपने किस में लिख दी? इस फैक्ट्री क्लास में। अब क्या होगा, अब ये फैक्ट्री क्लास आगे तो उन दोनों के साथ कपल्ड है, लेकिन वो क्लाइंट क्लास इन दोनों के साथ डायरेक्टली कपल्ड नहीं है। वो क्लाइंट की क्लास है, वो किसके साथ कपल्ड है? फैक्ट्री क्लास के साथ। कितनी क्लास के साथ कपल्ड है? एक के साथ, ठीक है। पहले कितनी क्लासेस के साथ कपल्ड थी? 3 क्लासेस के साथ। 5 भी हो सकती थी, 10 भी हो सकती थी। कपलिंग हमने अभी भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं की, जो कि नहीं कर सकते, लेकिन कपलिंग के लेवल को हमने क्या कर दिया? कम कर दिया। अब होगा क्या, लेट से आपके पास इस तरह के सिनारियो में अब आपके पास ये जो ATM मशीन है जो हम कह रहे हैं, जिसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं, 3 से हम 300 भी कर दें, फ़र्क पड़ेगा? 300 करने के बाद हमें ये ख्याल आया कि यार वो हमें जो सर्वर साइड पर जो ट्रांजैक्शन का जो कोड था उसमें ये चेंज करना है कि ट्रांजैक्शन की 2-3 नई टाइप्स आई है, उसको इंट्रोड्यूस कराना है। तो हम चेंज जाके कहाँ पे करेंगे? तो वो जो ट्रांजैक्शन की क्लासेस थी वहाँ पे सब क्लासेस बनाएंगे ना, फीचर एक्सटेंड कर रहे हैं ना, फंक्शनलिटी एक्सटेंड कर रहे हैं, वो करेंगे कि नहीं? चेंज कितनी जगह पे करेंगे उसकी वजह से? अभी फैक्ट्री क्लास में कितनी क्लासेस में चेंज किया? एक। पहले जो मसला आ रहा था वो क्या था? वो ये कि वो जहाँ पे आपकी लॉजिक, अगर लॉजिक आपकी इस तरह से रेप्लिकेट हो रही है, डुप्लीकेट हो रही है, इधर भी यूज़ हो इधर भी यूज़ हो, तो चेंज करना पड़ गया, तो आप कई जगह पे करोगे। तो हमने क्या किया, फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न आपको क्या कहता है कि आप डेलीगेशन की तरफ जाएं, आप इस तरह की लॉजिक को एक क्लास के अंदर क्या कर दें, बंद कर दें, सेंट्रलाइज कर दें, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अगर आप इसको देखो तो ये क्लाइंट क्लास डायरेक्टली कपल था उन 2 क्लासेस के साथ। अब वो क्लासेस जो हैं क्लाइंट क्लासेस, वो डायरेक्टली कपल्ड नहीं है, वो क्या है, वो एक फैक्ट्री क्लास के साथ कपल्ड है और ये फैक्ट्री क्लास आगे उनके साथ कपल्ड है। जी हमजा, कपलिंग तो अभी भी खत्म नहीं हुई, मतलब तो मिनिमाइज भी इस सेंस में नहीं हुई कि पहले तो वो उसके साथ कपल्ड था, हाँ, क्लाइंट सर्वर के साथ, हाँ, अब स्टिल फैक्ट्री तो सर्वर के साथ वो है ना, कपल्ड है ना, और जितनी उसकी तो ठीक है ना, सेम डिग्री की तो उसकी भी है। हमें चेंज कितनी जगह पे करना पड़ा? उधर भी तो एक जगह पर चेंज करना
किधर? सिर्फ वो कंडीशंस में चेंज कर रहे हैं। अब कर रहे हैं ना, अब कर रहे हैं ना। नहीं उधर भी मतलब कि नहीं। पहले भी क्लाइंट पे कंडीशन में चेंज कर रहे हैं। कंडीशन में चेंज है, तो मैंने आपको कहा है कि वो जो एटीएम मशीन्स हैं वो रेप्लिकेट, उसका नंबर ऑफ एटीएम मशीन्स अगर बढ़ा रहे हैं हम, तो अब क्या करें? तो वो लॉजिक तो सब में लिखी हुई है ना, तो हर एटीएम मशीन के कोड में जाके चेंज नहीं करना पड़ेगा, सही है। करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो अब इस केस में क्या करना पड़ेगा? इस केस में नहीं, इस केस में वो 3 से 300 एटीएम मशीन हो जाए, वहाँ पे लॉजिक है ही नहीं, वहाँ से जस्ट ऑब्जेक्ट बन के फैक्ट्री को कॉल होगा। फैक्ट्री क्या करेगा? फैक्ट्री फिर आगे जो भी कर रहा है रिस्पॉन्स दे रहा है। एक ये एग्जांपल होगी, एक दूसरी कोड के साथ एग्जांपल लेता हूँ, उसको ज़रा देखिए, आपकी चीज़ जो है मज़ीद क्लियर हो जाएगी। सिनारियो ये है कि हम चाहते हैं पोस्ट क्रिएट करना चाहते हैं, फेसबुक की पोस्ट कंसिडर करें। पोस्ट की भी अब कुछ टाइप्स हैं, कौन कौन सी टाइप्स हैं उसको ज़रा देख लेते हैं। पोस्ट की क्लास बना दी और उसके बाद ये यहाँ पे भी फैक्ट्री पैटर्न यूज़ हुआ है। अच्छा, न्यूज़ पोस्ट और ब्लॉग पोस्ट और उसके बाद है जी पोस्ट फैक्ट्री और क्लाइंट क्लास। अच्छा जी, अब ज़रा आ जाए। सिनारियो ऐसा है कि जो अभी तक हम इनहेरिटेंस कंपोजिशन ये चीज़ें पढ़ रहे हैं, पोस्ट एक क्लास है और पोस्ट की कुछ सब टाइप्स है, लाइक न्यूज़ पोस्ट, ब्लॉग पोस्ट, फ़नी पोस्ट, XYZ डिफरेंट टाइप की पोस्ट है। हमारी अप्रोच क्या होगी? एक बेस क्लास बनाएंगे पोस्ट के नाम से, बाकी सब क्लासेस होंगी। यहाँ तक ठीक है? तो यहाँ पे देखिए आपको नज़र आ रहा है कि आपके पास एक बेस क्लास और न्यूज़ पोस्ट की क्लास आपके पास क्या है? सब क्लासेस। एक्सटेंड की ब्लॉग पोस्ट की क्लास आपके पास सब क्लास एक्सटेंड, एक सिनारियो है। अच्छा, अब अगेन यहाँ पे क्लाइंट पे अगर हम आए और क्लाइंट क्लास है कि क्लाइंट से रन टाइम पे हम कहते हैं कि भाई तुम कौन सी पोस्ट क्रिएट करना है, जो ऑप्शन तो क्लाइंट पे है ना। जैसे ट्रांजैक्शन के केस में या तो वो विड्रॉ करेगा या तो वो कुछ और करेगा। यहाँ पे क्या है? यूज़र की मर्जी, वो ब्लॉग पोस्ट क्रिएट करना चाहता है, न्यूज़ पोस्ट क्रिएट करना चाहता है या कोई फेसबुक पोस्ट क्रिएट करना चाहता है, तो वो सब हायरार्की में से किसी का एक ऑब्जेक्ट बनेगा। अब अगेन यही काम हम, यही लॉजिक जो लॉजिक बताई थी वो अगर हम इसी क्लाइंट क्लास में लिखें, क्लाइंट क्लास में, और इस कोड को अगर हमें डुप्लीकेट करना पड़ जाए, कहीं मल्टीपल जगह पे यूज़ करना पड़ जाए, जैसे एटीएम के केस में एग्जांपल ली, अगेन क्या होगा? चेंज करना पड़ेगा, तो बहुत सी जगह पर चेंज करना पड़ेगा। तो हमने इसके लिए क्या किया कि पोस्ट क्लास, न्यूज़ पोस्ट, ब्लॉग पोस्ट और क्लाइंट के दरमियान में एक और क्लास ले आए, कौन सी? फैक्ट्री के नाम से, पोस्ट फैक्ट्री या फैक्ट्री के नाम से। वो जो हमारी लॉजिक थी जो हमें ऑब्जेक्ट्स को रिटर्न करके दे रही है, ठीक है, वो हमने क्या कर दी? यहाँ पर लिख दी। अब आप देखें, अब आपका जो ये क्लाइंट क्लास है ये डायरेक्टली ना ब्लॉग पोस्ट से कम्युनिकेट कर रहा है ना न्यूज़ पोस्ट से कम्युनिकेट कर रहा है। ये क्लाइंट क्लास पहले अगर ये फैक्ट्री क्लास ना होती तो ये अगर यहाँ पे मैंने वो लॉजिक लिखी होती तो ये क्लाइंट क्लास डायरेक्टली कम्युनिकेट करता न्यूज़ पोस्ट क्लास से या ब्लॉग पोस्ट क्लास से। अब मैंने क्या कर दिया? मैंने कपलिंग का लेवल ख़त्म कर दिया। मैंने कहा नहीं, ये जो चाइल्ड क्लासेस हैं जो कि 10, 20, 25 कितनी भी हो सकती है, मेरी क्लाइंट क्लास इनसे डायरेक्टली कपल्ड नहीं होगा, इनसे डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करेगा। मैंने इनके बीच में एक और क्लास ऐड कर दी, कौन सी? फैक्ट्री क्लास। तो फैक्ट्री क्लास क्या हो गया? मेरी क्लाइंट क्लास इससे कम्युनिकेट करेगा। तो आप यहाँ पे देखें ज़रा, यहाँ पे मैंने वो लॉजिक लिख दी है, ठीक है, वो स्विच वाली। तो यहाँ पे देखें, पहली लाइन को देखें, सॉरी यहाँ से इस लाइन में क्या हुआ है, ज़रा इस लाइन को देखें, इस लाइन को समझें, ठीक है, तो आपको सारी बात समझ आ जाएगी। जो ऑलरेडी एक एग्जांपल में तो समझा चुका हूँ, यहाँ पे कोड के साथ बता रहा हूँ। ये इस तरह पोस्ट आपके पास क्या है? पेरेंट क्लास है, वो वाली, वो क्लास है। ये पोस्ट जो स्मॉल कैप्स में लिखा है ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। अच्छा, इज इक्वल टू, इट्स मीन कि भाई इस ऑब्जेक्ट में कुछ यहाँ से फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, फंक्शन कॉल हो के कुछ रिटर्न आएगा, वो कहाँ पे जाएगा? पोस्ट की क्लास में, ठीक है। अच्छा, आप देखें, पोस्ट फैक्ट्री डॉट क्रिएट पोस्ट और न्यूज़, ये न्यूज़ जो है ना, ये आप समझे यूज़र की चॉइस है जो बता रहा है कि मैं न्यूज़ पोस्ट क्रिएट करना चाहता हूँ या मैं कोई दूसरी पोस्ट क्रिएट करना चाहता हूँ, उसकी मर्जी। तो नॉर्मली यूज़र से मांगेंगे 1 2 3 इंटर योर चॉइस। यहाँ पे इस तरह आप अज्यूम करें कि मैंने लिखा सिस्टम डॉट आउट प्रिंट इंटर योर चॉइस
और चॉइस लेता हूँ और वो कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया। अच्छा, यहाँ पे देखें तो ये पोस्ट फैक्ट्री क्लास का नाम है और ये क्रिएट पोस्ट फंक्शन का नाम है, और चूंकि पोस्ट फैक्ट्री क्लास में मैंने उस फंक्शन को स्टैटिक रखा है, तो स्टैटिक रखा है इट्स मीन कि मैं उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किए बगैर उसको डायरेक्टली कॉल कर सकता हूँ। तो मैंने इसको कॉल किया और इसको एक टाइप पास की वहाँ पे न्यूज़, और ये उसकी बेस पे कह रहा है, स्विच स्टेटमेंट में ये हो रहा है कि अगर केस ब्लॉग है तो क्या करो, रिटर्न न्यू ब्लॉग पोस्ट। अगर केस न्यूज़ है तो रिटर्न न्यूज़ पोस्ट। रिटर्न किसको करेगा, जहाँ से कॉल हुआ है, कॉल कहाँ से हुआ, यहाँ से हुआ है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट हम ले रहे पोस्ट क्लास का, वो उसको होल्ड, हाँ ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अच्छा, ऑब्जेक्ट जब आएगा तो इट्स मीन इसके बाद अगर मैं करता हूँ इस तरीके से करता हूँ कि पोस्ट डॉट ABC, अब क्या होगा इसमें, पोस्ट डॉट ABC, वर्दा आप बताएं अब क्या होगा। पोस्ट डॉट ABC जब मैंने किया, आता हूँ आप लोग की तरफ भी आता हूँ, यहाँ पर देखें पोस्ट डॉट ABC हो क्या रहा है, जनरल बताएं भी क्या हो रहा है। हाँ अलीशान क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है यार, इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं पूछ रहा, जनरल बताएं ये हो क्या रहा है, वैसे बताएं। फंक्शन कॉल हो तो आते हैं ना, ठीक है, फंक्शन कॉल हो रहा कौन सा, ABC, क्या चीज़, अच्छा नज़र नहीं आ रहा, अच्छा ABC इधर तो नज़र नहीं आ रहा ना, डेफिनेटली ये तो क्लाइंट क्लास है, किसी और क्लास में है ना, वो पोस्ट में होगा किसी और क्लास में। अच्छा ABC फंक्शन कॉल हो रहा है, अब मेरा क्वेश्चन है किस क्लास का ABC फंक्शन कॉल हो रहा है। हाँ हाँ ठीक है, तो देखिए हमजा ज़िया ने इसका आंसर दिया कि जो पोस्ट है इसमें अब कुछ ऑब्जेक्ट रिटर्न होके आ रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें, मैं जब देखें इधर देखें, पोस्ट फैक्ट्री डॉट न्यूज़ जिसको हाईलाइट किया, इस फंक्शन को जब कॉल किया उसने मुझे ऑब्जेक्ट रिटर्न करके दे दिया किसी सब क्लास का, जो ऑब्जेक्ट रिटर्न करके दे दिया। अब यहाँ पे पोस्ट डॉट ABC जब मैं करता हूँ तो जो ऑब्जेक्ट आया होगा ये उस क्लास के फंक्शन को कॉल करेगा। समझ आ गई बात, ठीक है। तो अब यूज़र की चॉइस है, अगर वो न्यूज़ पोस्ट क्रिएट करना चाहता है जैसा हमारे केस में है, तो ये न्यूज़ पोस्ट के अंदर कोई फंक्शन होगा, ABC जो भी मैंने नहीं लिखा वो होगा, उसको कॉल करेगा, उसका काम हो जाएगा। इसी तरह अगर वो ब्लॉग पोस्ट करना चाहता है तो यहाँ पे यूज़र की चॉइस ब्लॉग पोस्ट होगी, तो ये ब्लॉग पोस्ट का ऑब्जेक्ट हमें ये फैक्ट्री क्लास दे देगी और उसके साथ वो उसको एसोसिएट कर देगा। तो अब आप देखें हुआ क्या, इस फैक्ट्री क्लास के बीच में इंट्रोड्यूस कराने से हुआ क्या कि हमने हमारी क्लाइंट क्लास को सिर्फ फैक्ट्री क्लास के साथ कपल कर दिया। फैक्ट्री आगे और क्लासेस के साथ कपल है। जब फैक्ट्री क्लास में यूज़ नहीं कर रहा था तो फिर मैंने मेरी क्लाइंट क्लास को, अगर यही कोड, अगर आप यहाँ पे देखें, अगर यही कोड सारा उठा के मैं यहाँ पे रख दूँ तो फिर मैं डायरेक्टली सब क्लासेस के साथ खुद को क्या कर रहा हूँ, एसोसिएट कर रहा हूँ, कपल कर रहा हूँ। उससे भी काम होगा, मसला नहीं होगा, लेकिन प्रॉब्लम ये आएगी कि जब मुझे चेंजेस करनी पड़ेंगी उस केस में, तो अगर ये क्लाइंट क्लास का कोड कई जगहों पे यूज़ हो रहा है तो जहाँ जहाँ ये यूज़ होगा वहाँ वहाँ चेंज करनी पड़ेगी। अब अगर आप देखें तो ये जो क्लाइंट क्लास है, ठीक है, इसको हमने इतना इंडिपेंडेंट कर दिया, ठीक है, कि इसको आप कई जगह पे यूज़ करो, ठीक है, जैसे ATM के एग्जांपल में, ठीक है, तो कोई इशू नहीं। अगर जब भी कोई नई, लेट्स से ब्लॉग पोस्ट के बाद एक नई क्लास आती है फेसबुक पोस्ट, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक नई क्लास बनाएंगे फेसबुक पोस्ट के नाम से, पोस्ट क्लास से उसको एक्सटेंड करेंगे और यहाँ फैक्ट्री में आके एक लाइन का चेंज करेंगे, यहाँ पे करेंगे ना। और अगर यही कोड हमने क्लाइंट क्लास में लिखा होता और क्लाइंट क्लास को हमें बार बार यूज़ करना पड़ जाता, ठीक है, तो क्या होता, फिर बार बार जहाँ जहाँ यूज़ होती वहाँ वहाँ जाके हमें चेंज करना पड़ता। तो ये चीज़ें हमने माइंड में रखनी है कि जिस चीज़ की हमें लगता है कि भाई इसको मल्टीपल जगह पे यूज़ करना है, तो वहाँ पे आप अपनी लॉजिक कम से कम डिफाइन करें। तो क्या करें, एक दूसरी क्लास बनाएं, उसमें लॉजिक लिखें, इसको उसके साथ एसोसिएट कर दें, ये एक के साथ कपल्ड हो जाएगी बजाय इसकी कि ये मल्टीपल के साथ कपल्ड है। जी हमजा से पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास का जो टाइप होता है, जिस तरह यहाँ पोस्ट है, सही है, यानी पोस्ट हमने क्लास का नाम, यहाँ पर ऑब्जेक्ट का नाम, जिस तरह हमने हाँ, ये जो होता है ये पेरेंट और चाइल्ड का सेम होता है। किस तरह, सॉरी क्वेश्चन रिपीट करें। अब इसमें आएगा न्यूज़ पोस्ट, सही है, हाँ, वो अलग क्लास है, अलग क्लास है, तो उसका टाइप होगा पोस्ट। ये मैं पूछ रहा हूँ, पोस्ट तो पेरेंट क्लास है ना,
post हाँ, parent post class parent है, class है, उससे, ठीक है। inherit हुआ है ना, ठीक है, बहुत उसकी सारे class हैं। ठीक है। उधर मिसाल के तौर पर मेरे पास रिटर्न हुआ न्यूज़, अच्छा देखिए, वो तो अलग class ये है। इस तरह है ना कि आपके पास, ये बात हमने पहले भी की है, ये पेरेंट क्लास है, पेरेंट से क्लासेस इनहेरिट हुई है, तो पेरेंट के ऑब्जेक्ट से आप ये न्यूज़ पोस्ट और ये वाले ऑब्जेक्ट जो है उसको आप एक्सेस कर सकते हो। लेकिन आपके पास वो जो ओवरराइडिंग वाला कंसेप्ट अगर आप माइंड में रखें, ओवरराइडिंग वाला, ठीक है, तो एक फंक्शन है आपके पास यहाँ पे, सर वो कर सकते, मैं सर टाइप का पूछ रहा था, टाइप किस तरह रख सकते हैं, जो टाइप होता है। आप यहाँ पे क्या टाइप रखना चाहते हैं मुझे ये बताएं। फॉर इस एग्जांपल, हाँ। अगर मैं अब कोई नया कोई अजीब सा क्लास बना दूं, सही है, उसका इन क्लास के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, पोस्ट के साथ, सही है, उसका नाम मैं दे दूं, सही है, तो उसमें तो ये असाइन नहीं हो सकता उसको, क्योंकि इसका जो क्योंकि parent class- हाँ उसमें नहीं ना, ये पेरेंट है, पेरेंट में वो चाइल्ड वाले आ सकती है, लेकिन किसी और क्लास में फिर वो नहीं आएंगे ना, ठीक है। ये इस पेरेंट का यहाँ पे देना ज़रूरी है, पेरेंट का देना ज़रूरी है। अच्छा, अब ये अगर पेरेंट का नहीं देता, मैं किसी स्पेसिफिक क्लास का देता हूँ चाइल्ड का, तो फिर मैं बाकियों को एक्सेस नहीं कर सकूँगा ना, असाइन नहीं होता, फिर मैं दूसरे को असाइन नहीं कर सकूँगा, ठीक है। मतलब ब्लॉग पोस्ट से मैं न्यूज़ वाले को शायद ना कर सकूँ, न्यूज़ से ब्लॉग वाले को ना कर, पेरेंट है, पेरेंट से मैं दोनों को कर सकता हूँ, वो दोनों का सब ऑब्जेक्ट जो है, सब क्लासेस का ऑब्जेक्ट वो इसमें आ सकता है, ठीक है। तो इसने हमें, इस पैटर्न ने हमें ये सिखाया, डेलीगेशन का वर्ड कहीं पे मैंने इसमें यूज़ किया होगा, जिसमें ये कहता है कि आपके पास ये जितनी भी यहाँ पे जो थ्योरी लिखी है ना, ये मैंने आपको पढ़ के बता दी है। इसमें ये लिखा है कि समटाइम्स आपको नहीं पता होता है इन एडवांस कि कौन सी सब क्लास मेरे पास चलेगी। बहुत बार ऐसा सिनारियो आता है, यूज़र जो ऑप्शन देता है 1 2 3, उसके हिसाब से हम सब क्लासेस का ऑब्जेक्ट कॉल करते हैं और उसको यूज़ करते हैं। तो इसमें यह बताया कि अगर आप डायरेक्टली उन सब क्लासेस के साथ क्लाइंट की क्लास या मेन क्लास को एसोसिएट करोगे, कपलिंग फैक्टर ज़्यादा होगा। चेंजेस अगर उसको बार बार यूज़ करना पड़ गया तो उधर एक जगह चेंज किया, यहाँ पे भी बार बार चेंज करोगे। तो इसका तरीका ये है कि आप बजाय इसके कि कपलिंग फैक्टर कुछ इस तरीके से हो, आप ये करो कि एक और क्लास इंट्रोड्यूस करा दो फैक्ट्री के नाम से और लॉजिक इसमें लिख दो, क्लाइंट को इसके साथ एसोसिएट कर लो। अब मेरा क्लाइंट जो है वो फैक्ट्री से कम्युनिकेट करेगा, फैक्ट्री आगे औरों के साथ कम्युनिकेट करेगा। लेकिन इस पैटर्न से पहले जो मेरा क्लाइंट था वो डायरेक्टली एसोसिएट कर रहा था किसके साथ, सब क्लास 1 सब क्लास 2 के साथ। ये चीज़ हमने ख़त्म कर दी, कम्प्लेक्सिटी हमारी कम होगी। बस ये काम हमने किया, इस पैटर्न ने हमें जैसे ये सिखाया, ठीक है। तो 320 हो गया, आई थिंक इतना काफ़ी है। एक पैटर्न रह गया इस कैटेगरी में, उसको फिर हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, ठीक है। तो आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।